हेलो स्टूडेंट्स। हम साइंस का चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे जिसका नाम था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट वीडियोस में हम रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में। जब लाइट किसी सिंगल मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो किसी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। पर क्या होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी? क्या वो तब भी स्ट्रेट लाइन पाथ ही ट्रैवल करेगी या फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी? तो इसे जानने के लिए हम कुछ डे टू डे एक्सपीरियंस के बारे में देखेंगे। You might have observed that the bottom of a tank or a pond containing water appears to be raised. आपने नोट किया होगा स्टूडेंट्स, कोई भी हमारे पास कोई टैंक है जो पानी से भरा है या तालाब है, जो उसका बॉटम है वो हमेशा हमें थोड़ा सा रेस्ड यानी कि उठा हुआ दिखाई देता है। इसी तरह सिमिलरली व्हेन अ thick glass slab is placed over some printed matter, the letters appears raised when viewed through the glass slab. सेम इसी प्रोसेस से अगर हमारे पास कुछ लेटर्स लिख रखे हैं उसके ऊपर हम ग्लास स्लैब रख दें यानी कि ग्लास की एक स्लैब रख दें तो क्या होगा, वो लेटर्स हमें थोड़े से उठे हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि कोई पेंसिल है, अगर हम उसे पानी के अंदर डुबो दें किसी टम्बलर में यानी किसी ग्लास में, तो वो हमें थोड़ी सी डिस्प्लेस यानी कि थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है, जहाँ पे एयर और वाटर का इंटरफेरेंस होता है। यहाँ की जहाँ पे पानी की बाउंड्री ख़त्म होती है उस बाउंड्री पे हमें वो थोड़ी सी डिस्प्लेस, थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसी तरह से अगर हमने किसी नींबू को पानी के गिलास में रख दिया तो वो हमें उसके एक्चुअल साइज से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है जब हम उस गिलास के साइड से उसको देखते हैं। ये जितने भी एक्सपीरियंस है ये सब किसकी वजह से स्टूडेंट्स? ये रिफ्रैक्शन की वजह से है। रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जो दो मीडियम के बीच में ऑकर करता है। सबसे पहले इन्होंने लिया हुआ है, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ एपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर। एक पेंसिल है वो पानी में आधी डूबी हुई है, तो वो हमें थोड़ी सी डिस्प्लेस, थोड़ी सी मुड़ी हुई क्यों दिखती है उसके बारे में हम देखेंगे। द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन कंपेयर टू द पार्ट अबव वाटर। जो जो पार्ट पानी के अंदर है पेंसिल का, वहाँ से जो लाइट हमारी आइज तक आ रही है वो अलग डायरेक्शन से आ रही है, और जो पेंसिल का पार्ट बाहर है पानी से यानी कि एयर में है, वहाँ से जो लाइट हमारी आइज में आ रही है वो अलग डायरेक्शन से आ रही है, जिसकी वजह से जो पेंसिल है डिस्प्लेस दिखाई देती है एट द इंटरफेरेंस। सिमिलरली रीजंस की वजह से ऊपर वाले सारे प्रोसेस है कि हमें लेटर्स उभरे हुए क्यों दिखाई देते हैं जब हम ग्लास स्लैब में से देखते हैं। अगर आप पेंसिल को वाटर की जगह अगर किसी और लिक्विड में डाल दो, केरोसिन या टर्पंटाइन में से, क्या आपको वो सेम डिस्प्लेस दिखाई देगी या कम या ज़्यादा देगी? अगर हम पानी की जगह, ग्लास स्लैब की जगह कोई भी और ट्रांसपेरेंट स्लैब रख दे जैसे प्लास्टिक या कोई भी रख दे, तो हमें सेम हाइट से डिस्प्लेस दिखाई देंगे वर्ड्स या अलग दिखाई देंगे? तो अलग अलग मीडियम में हमें अलग अलग इफ़ेक्ट दिखाई देंगे क्योंकि हर मीडियम में इफ़ेक्ट अलग होगा। इन ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। ये सारी ऑब्जर्वेशन हमें ये बताती है कि लाइट हर मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती। It appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium change. This phenomena is known as refraction of light. यहाँ से आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये आप अंडरलाइन कर लेना। देखिए यहाँ से when light traveling obliquely from one medium to another, obliquely यानी कि तिरछा। देखिए अब ध्यान से, ये हमारे पास मीडियम 1 था और ये मीडियम 2 था। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये मीडियम 1 और 2 को सेपरेट कर रही है, उनकी बाउंड्री है। जब कोई भी लाइट ओब्लिकली, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, जब कोई भी लाइट ओब्लिकली यानी कि तिरछा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंज। तो जैसे ही सेकेंड मीडियम में वो लाइट एंटर करेगी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, यानी कि वो स्ट्रेट नहीं रहेगी, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
आप ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला फिनोमेना कुछ एक्टिविटी से भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिविटी 10.7, 10.8 और 10.9 आपको गिवन है। देखिए 10.7 में क्या है, एक बकेट ले लीजिए, उसको पानी से भर लीजिए और उसके अंदर एक कॉइन रख दीजिए। विथ योर आई टू अ साइड अबव वाटर ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो। डिड यू सक्सीड इन पिकिंग अप द कॉइन? हमें बिल्कुल ऊपर से देखते हुए कॉइन को उठाने की कोशिश करनी है। क्या आप एक ही बार में कॉइन को उठा पा रहे हैं? इस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करिए और ऐसे ही अपने फ्रेंड्स से कहिए। जो कॉइन की एक्चुअल पोजीशन है वो थोड़ी अलग है, इसलिए हम फर्स्ट टाइम में कॉइन को नहीं देख पाते, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। एक्टिविटी 10.8, प्लेस ए लार्ज शैलो बाउल ऑन अ टेबल एंड पुट अ कॉइन इन इट। एक बड़ा सा बाउल ले लीजिए टेबल के ऊपर और उसके अंदर कॉइन डाल दीजिए। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बॉयल, स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर्स फ्रॉम योर साइट। उस बाउल को मूव करिए, उस टाइम रुक जाइए जब कॉइन आपको दिखना बंद हो जाए। आस्क अ फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली इनटू द बॉयल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन। उस बाउल के अंदर अपने दोस्त को बोलिए कि पानी डाले बिना कॉइन को डिस्टर्ब करे। कीप लुकिंग फॉर द कॉइन फ्रॉम योर पोजीशन। डज द कॉइन बिकम विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजीशन? हाउ कुड दिस हैपन? कॉइन को देखते रहिए, थोड़े टाइम के बाद आपको कॉइन दोबारा दिखने लग जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। द कॉइन बिकम विजिबल अगेन ऑन पुटिंग वाटर इनटू द बॉयल। द कॉइन अपीयर स्लाइटली रेज्ड अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब हमने उसके अंदर पानी डाल दिया बाउल के अंदर, तो दो मीडियम हो गए, वाटर एंड एयर तो बाहर था ही, जिसकी वजह से कॉइन क्या है, हमें थोड़ा सा रेस दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा और वो हमें दोबारा से दिखने लगेगा। इसी तरह से एक्टिविटी 10.9 है। एक्टिविटी 10.9 देखिए क्या है, ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर अ शीट ऑफ वाइट पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर वाइट शीट लगा के, वाइट पेपर लगा के उसके ऊपर इंक से एक मोटी सी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। प्लेस अ ग्लास स्लैब ओवर द लाइन इन सच अ वे दैट वन ऑफ इट्स एजेस मेक्स एन एंगल विद द लाइन। एक ग्लास स्लैब को उस लाइन के ऊपर रख दीजिए इस तरीके से कि जो एक एज है उस ग्लास स्लैब का वो लाइन के साथ कोई ना कोई एंगल बनाए। लुक एट द पोर्शन ऑफ द लाइन अंडर द स्लैब फ्रॉम दिस साइड्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर टू बी बेंट एट द एजेस? जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो हमें एजेस से थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी। यानी कि ये सारे जो एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स, ये हमें क्या बताना चाह रहा है, ये हमें ये बताना चाह रहा है कि जब हम दो मीडियम ले लेते हैं, जैसे कि हमने एयर और वाटर ले लिया या फिर एयर और ग्लास ले लिया, जब हम ग्लास प्लेट ले रहे हैं तो हमें वो जो लाइट है थोड़ी सी बेंड हुई हुई दिखाई देती है। वो किस वजह से है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे दो केसेस में, एक तो ग्लास स्लैब में से, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से, और दूसरा प्रिज्म में से। ग्लास स्लैब में से देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे है, मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप ये रीड कर लेना अपने आप से। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। हमने ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले ली। इसमें हमने दो नॉर्मल ड्रॉ कर लिए स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल है एन एन डैश और दूसरा नॉर्मल है एन एन डैश। दो नॉर्मल हमने उसके दो सरफेसेस के प्रति ड्रॉ कर लिए। अब देखिए इसमें कितने मीडियम हमारे पास हो गए। ये फर्स्ट मीडियम है जो कि क्या है, एयर है। ये सेकंड मीडियम है जो कि क्या है, ग्लास है। फिर से बाहर एयर है, यानी कि फिर से फर्स्ट मीडियम है। अब हमने एक ओब्लिकली यानी कि तिरछी लाइट इंसिडेंट करवाई है एट पॉइंट ओ पे। ई एफ इंसिडेंट लाइट है जो हमने ओ पॉइंट पे क्या करवाई है, इंसिडेंट करवाई है, जो कि नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही है। आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट जा रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। एयर से ग्लास में जा रही है। तो आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। दो तरह के मीडियम हैं, एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयरर मीडियम। रेयर जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो वो रेयर मीडियम, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो वो डेंसर मीडियम। तो जो हमारे पास रेयर एयर है वो कैसा मीडियम होता है, रेयरर। और जो ग्लास है वो मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम। अब देखो फर्स्ट केस में हमने जो ई एफ लाइट थी वो इंसिडेंट करवाई थी रेयर से डेंसर में। जब लाइट जाती है रेयर से डेंसर में तो रिफ्रैक्शन के बाद इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल।
रिफ्रैक्शन के बाद वो कैसे बेंड होगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अब देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली थी, ये नॉर्मल था। इस लाइट को जो डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं स्लैब के अंदर, इस तरह से स्ट्रेट जाना चाहिए था, पर रिफ्रैक्शन की वजह से ये क्या करेगी, बेंड करेगी। इस पॉइंट पे आते ही बेंड करेगी। बेंड किस तरफ करेगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, बिकॉज इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। दोबारा से सुनिए, जब लाइट जाएगी रेयर से डेंसर मीडियम में तो इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और जब लाइट जाएगी डेंसर से रेयर में तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। जब लाइट जाएगी डेंसर से रेयर में तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब ग्लास स्लैब के अंदर ही जब ये लाइट इंसिडेंट करवाई दूसरे फेस पे, ये दूसरे सरफेस पे, अब लाइट बाहर निकल रही है ग्लास में से, यानी कि डेंसर से रेयर में जा रही है, तो दूसरे नॉर्मल से ये कैसे जाएगी, अवे जाएगी, यानी कि दूर की तरफ चली जाएगी। इस तरह से दूर निकल जाएगी। तो हमारे पास दो बार रिफ्रैक्शन हो रही है इस डायग्राम में। एक बार रिफ्रैक्शन हो रही है इस पॉइंट पे और दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रही है हमारी इस पॉइंट पे। EF को हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, ओ डैश को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट, और ओ डैश एच को, यानी कि जो बाहर निकल रही है लाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, एमर्जेंट लाइट, यानी कि जो बाहर इमर्ज हो चुकी। तो इस तरह से ग्लास स्लैब में से आपकी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज थे, इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं, फर्स्ट लॉ सेम है जो हमारा उसका था, रिफ्लेक्शन का था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो हमारे तीन रे है, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, नॉर्मल कहाँ पे होनी चाहिए, एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, यानी कि दो मीडिया के इंटरफेस बाउंड्री पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट पे जहाँ पे हम लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, वो ये तीनों चीज़ें सेम प्लेन में लाई करेगी। ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा लॉ हमारे पास रिफ्रैक्शन का क्या है, रिफ्लेक्शन का रिमाइंड करो, दूसरा लॉ क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इस तरह से रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर हम इंसिडेंस एंगल का साइन और रिफ्रैक्शन एंगल का साइन ले ले और उनकी रेशो ले ले तो वो एक कांस्टेंट आएगी। कांस्टेंट किसके लिए आएगी, फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, एक कलर के लिए कांस्टेंट आएगी। ये नहीं है कि हम कोई भी कलर की लाइट ले लें सबके लिए ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी, किसी भी एक कलर के लिए कांस्टेंट रहेगी फॉर अ गिवन कलर जो भी हमें गिवन है, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जो भी हमें मीडिया का पेयर दे रखा है। फॉर एग्जांपल एयर और वाटर का अगर हमें पेयर दे दिया और हमें रेड लाइट दे दी तो उसके लिए ये वैल्यू क्या है, सेम आएगी। हम साइन आई बाय साइन आर की कोई भी वैल्यू ले लें तो उसमें रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। इसी तरह अगर हम मीडिया चेंज कर देंगे और लाइट का कलर चेंज कर देंगे तो उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस मीडिया के लिए चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ हो गया। इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस लॉ का सेकंड नेम हमारे पास क्या है, स्नेल्स लॉ भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। You have already studied that a ray of light that travels obliquely from one transparent medium into the another will change its direction in the second medium। देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक मीडियम से, एक माध्यम से लाइट जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ओब्लिकली यानी कि तिरछा जब हम लाइट को डालते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो वो अपनी दिशा बदलती है। वो अपनी दिशा कितनी बदलेगी ये निर्भर करेगा, ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के में। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द कांस्टेंट अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 10.4।
कितनी वो बदलाव करेगी अपनी दिशा में, ये बात निर्भर करती है कि कितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो हमने स्नेल्स लॉ में जो कांस्टेंट बोला था उसको ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करता है जो कि है स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, यानी कि अलग अलग मीडिया में हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा। हम लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ किस में चलती है, वैक्यूम में। कौन किस स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो हमें स्पीड दे रखी है ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। एयर में, हवा में जब हम वायु में गति लेते हैं तो वो वैक्यूम से हल्की सी ही कम है, इसलिए हम इक्वल मान लेते हैं। जैसे ही ग्लास और वाटर में अगर हम लाइट को ट्रैवल करवाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी गति बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडियम एज गिवन बिलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की किसी भी पेयर की वैल्यू क्या होगी, वो निर्भर करती है कि दोनों मीडिया में उसकी गति क्या होगी। लाइट की गति दोनों मीडिया में क्या है उस पर निर्भर करती है। कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। मान लीजिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक लाइट की जो रे है, एक किरण है, वो जा रही है। हमने मान लिया कि v1 क्या है, स्पीड है लाइट की मीडियम 1 में, यानी कि मीडियम 1 में गति कितनी है लाइट की, v1, और मीडियम 2 में कितनी गति है, v2। एयर से ग्लास में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, यानी कि हमें ऊपर पहले 2 का लिखना है और नीचे 1 का। हम इसको इस तरह से बोलेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। देखो ये दो फॉर्मूले हैं इसमें बच्चों आपके पास। ये दो फॉर्मूले आपको क्या बता रहे हैं, अगर n21 का मतलब क्या है, n2 ऊपर और n1 नीचे। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम को डिवाइड कर दे फर्स्ट मीडियम से तो वो किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। और अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी कि n1/n2 कर दे, तो इस साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, v2/v1। ये दोनों रेसिप्रोकल है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक दूसरे के कैसे है, रेसिप्रोकल है। इसको हम बोलेंगे कैसे, n21 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जो पहले आएगा, 2 पहले है तो उसको पहले बोलना है, और जो 1 बाद में है उसको विद रिस्पेक्ट टू बोलना है। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूले हो गए। तो एक उस नेक्स्ट हमारे पास एक आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट, देखिए अब तो मीडियम 1 और मीडियम 2 हम कुछ भी मान रहे थे कि मीडियम 1 हम कोई भी ले सकते हैं, मीडियम 2 भी अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये था जो हमने बता दिया था, v1/v2 और v2/v1। पर अगर हम मान ले कि मीडियम 1 हमेशा क्या रहेगा, वैक्यूम या फिर एयर। मीडियम 1 हमेशा क्या रहना चाहिए, वैक्यूम या फिर एयर। तो उसमें तो हमें पता है वैक्यूम और एयर में तो स्पीड फिक्स है। अभी ऊपर हमने बताया था कि अगर वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸, और एयर में भी लगभग सेम होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को हम किससे कंसीडर करेंगे, वैक्यूम से कंसीडर करेंगे, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी कि हमारे पास अब सिर्फ एक ही मीडियम बचा है। फर्स्ट मीडियम को हमने अज्यूम कर लिया कि वो या तो एयर है या वैक्यूम है, तो सिर्फ एक ही मीडियम हमने दूसरा लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम किसके इक्वल होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसको हम सिंपल किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n2 से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n2 से। अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला था बच्चों, n21 = v1/v2।
अब हमारे पास मीडियम 1 तो हमें पता है क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, N2 बराबर है, हम V1 लेते थे यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब यहाँ पे मीडियम 1 क्या है, यस मीडियम 1 इसमें है हमारे पास एयर या वैक्यूम, उसमें स्पीड ऑफ लाइट को c से लिख देते हैं जो कि यहाँ पे उसकी वैल्यू फिक्स है, तो हम लिख देंगे c/v2। v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब मीडियम 2 एक ही मीडियम बचा है तो हम क्या लिखेंगे, v। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, N2 = c/v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। इस फॉर्मूले को और इजी बना सकते हैं, हम सिंपल लिख सकते हैं Nm = c/v। देखिए Nm = c/v। Nm का मतलब जो भी हमने मीडियम लिया है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, m है, n है, तो इसलिए हमने उसके नीचे m लिख दिया, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बराबर है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ के आपको दे रखे हैं टेबल 10.3 में, इनकी वैल्यूज़ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमें ये गिवन होगी। इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33। इसका मतलब क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का गिवन है तो उसका मतलब क्या है कि वो किसकी रेशो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी हमें वो गिवन है। इसी तरह से क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमें 1.52। हमें बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस टेबल में गिवन है, यहाँ से आप इसको देख सकते हो। Note from table 10.3 that an optically denser medium may not possess greater mass density। अगर हमारे पास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी मास डेंसिटी पे ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल कैरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.44 है, इस ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, वो वाटर से क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। वाटर का कितना है, 1.33 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर ज़्यादा होगा। ऑल्थो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर, जबकि इसकी मास डेंसिटी वाटर से क्या है, कम है। क्या कह रहा है इसमें कि जो कैरोसिन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसीलिए ऑप्टिकल डेंसर है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो ऑप्टिकली रेयर। हालांकि उसकी मास डेंसिटी वाटर से कम है पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसलिए वो वाटर से ऑप्टिकली डेंसर माना जाएगा। तो ये दो टॉपिक हो गए, ये क्वेश्चंस आप इसमें से ट्राई करना ये वाले। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज कि लेंसेज से रिफ्रैक्शन कैसे होती है। थैंक यू।